बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एट फॉर साइंस व्यूवर्स। और आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक सा रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब किया था, रेस्पिरेशन की टाइप्स बताई थी, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस बताया था। इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगी कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेशन के इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले आप लोग 3, 4, 5 चीज़ें नोट कर लें जो मैं डिस्कस करूंगी थ्रू आउट दिस लेक्चर। पहली बात, NADH2, NADH, FADH2 और ATP। एक बात कि जो रिस्पायरेशन है ये ऐसा प्रोसेस है सेल के अंदर जिसके रिजल्ट में एक वाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ये एनर्जी जो रिलीज होगी ये किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होगी। अब NADH और FADH2 का क्या काम है? जो NADH2 है दिस is equal to 3 ATP molecules और FADH2 2 ATP molecules के, यानी कि 3 ATP एक NADH के बराबर, 2 ATP एक FADH। जब ये बनेगा अगर पूरे रेस्पिरेशन के किसी भी स्टेप में, तो इससे आप लोगों को क्या पता चलेगा कि 3 ATP के मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास रिलीज होंगे। एक और बात कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसके 3 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और तीसरा है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये तीनों क्या करते हैं? एक वाइड अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि 36 ATP मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक इस चीज को नोट करें कि एक ATP का मॉलिक्यूल, एक ATP का मॉलिक्यूल्स मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक दफा डिस्कस किया था कि 1 ATP मॉलिक्यूल इज एक्चुअली इज इक्वल टू, अगर इसके अंदर से एक फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट्स होते ना, ठीक है, एक फॉस्फेट को तोड़ें तो 7.3 किलो कैलोरीज क्या होगी? रिलीज होगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाएं कि अगर एक ATP के एक बॉन्ड को तोड़ने से 7.3 रिलीज हो रही है तो 36 ATP से कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरी बात, ये 36 ATP एज अ रिजल्ट ऑफ जस्ट वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इन तीनों स्टेप से गुजरेगा तो 36 ATP। अगर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे तो 72, इसी तरह 3 होंगे तो 100 ऑन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, लेकिन उससे पहले एक और चीज आप लोग जहन में रखें कि ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? यानी कि इसने पावर जनरेट करनी होती है। पावर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि सारी की सारी ATP थ्रू रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, इनर फोर्स है, मैट्रिक्स है, डिफरेंट थिंग्स। इन सब का इसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं कभी अलग से डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन अभी आप लोग ये देखें कि इसके साइटोप्लाज्म में जो मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन ग्लाइकोलिसिस, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में, और मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग 1 बाय 1 में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC को डिस्कस करती हूँ। अब ग्लाइकोलिसिस को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलिसिस को, अगर आप लोग इसकी कॉम्पोजिशन में इस वर्ड की गौर करें तो ग्लाइकोलाइसिस, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट? ग्लूकोज।
ग्लूकोज ब्रेकडाउन यानी कि ग्लाइकोलिसिस का स्टेप C6H12O6, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप जो है C6H12O6 में ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ इन द ग्लाइकोलिसिस स्टेप। इसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू व्हाट, इनटू 2C3 कार्बन कंपाउंड्स। C3 प्लस C3 कितना होगा C6 और ग्लूकोज के कितने हैं C6। ठीक है, ये बॉन्ड टूटी है और क्या हुआ है, दो C3 कंपाउंड्स प्रोड्यूस हुए हैं जिनको हम लोग कहते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, ये पायरुविक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब एक बात, बॉन्ड्स ब्रेकेज हुई है तो इट्स मीन कि यहाँ पे साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADH। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप है वो बहुत वाइड टॉपिक है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, प्रिपरेटरी फेज, ऑक्सीडेटिव फेज एक्सेट्रा। बट मैंने आप लोगों को रिस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते वक्त ही कहा था कि मैंने जो अभी डिस्कस कर रही हूँ इट इज़ टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेड 9 की बुक में है। लेटर ऑन जब मैं FSC की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप लोगों की ग्लाइकोलिसिस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब हम लोग क्रेब्स साइकिल की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप, क्रेब्स साइकिल। Krebs cycle is actually the cycle which is discovered by Krebs, a scientist. So उसी के नेम के अकॉर्डिंग Krebs cycle को नाम Krebs का ये दिया। ये एक साइकिल है ऐसे, ठीक है, जिसके रिजल्ट में कुछ प्रोड्यूस होगा और कुछ इसको इनटेक चाहिए। इस साइकिल के थ्रू एक वाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद है कि क्रेब्स साइकिल, और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ था C3 यानी कि पायरुविक एसिड। अब बात ये है कि पायरुविक एसिड के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये एंटर हो सके क्रेब्स साइकिल में, इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड। इसको मॉडिफिकेशन के लिए कन्वर्ट होना होता है इनटू C2 कंपाउंड, C3 से C2 कंपाउंड जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको क्या होना होता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट होना होता है एसिटिक एसिड में। जब ये कन्वर्ट हो रहा है, देखिए 3 से 2 पे गए, यानी कि एक कार्बन क्या हुआ है, कम हुआ है, वो कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, जो कि रेस्पिरेशन में हमने बात करते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है। ये एसिटिक एसिड कोएंजाइम A, एक एंजाइम है, उसके साथ कंबाइन करता है और बनाता क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल नेम फ्रॉम द एसिटिक एसिड एंड कोएंजाइम A फ्रॉम द कोएंजाइम A। अब इस एसिटिक एसिड के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये इस साइकिल के अंदर क्या हो, घुसे, ये साइकिल के अंदर एंटर होगा और साइकिल रन करेगा। इस रनिंग में साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो साइकिल के अंदर जाती हैं। पहली चीज़ ADP, मैंने बात की थी कि ये साइकिल जो है ये वाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो इस ADP अंदर जाएगा। D से अंदाजा हो रहा है कि ये डाइफॉस्फेट है, यानी कि इसको एक फॉस्फेट ऐड होगा और ये क्या होगा, ATP बनाएगा जो कि एनर्जी रिजर्वायर है। FAD के ऊपर प्लस है, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं, इसको क्या करना है, अभी रिड्यूस होना है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तब ही ये एनर्जी रिजर्वायर बनेगा। तीसरी चीज़ घुसती है NAD प्लस अगेन, यानी कि इसने भी रिड्यूस होना है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगी और उसके बाद साइकिल से कुछ चीज़ें निकलेंगी। थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन इज ATP, ADP से FAD प्लस से FADH निकलेगा। दिस इज टू बेसिक, आप लोग इसी ये जो ग्रेड 9 के स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को लें, इंशाल्लाह इनका पेपर अच्छा होगा। ये 3 निकलेंगे, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड पहले रिलीज हो गया, ये तीनों एनर्जी करेंसी अब रिलीज हुई और इनको ज़रूरत इस चीज़ की थी और एसिटाइल कोएंजाइम की। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल एंड होता है जिसके रिजल्ट में ये 3 बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब होता क्या है, थर्ड स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है,
ETC, electron transport chain, is actually a chain in a membrane of mitochondria which consists of different compounds which actually transfer electrons from one into another. यानी कि यहाँ पे अगर कोई भी कंपाउंड है, इनके नेम्स में भी डिस्कस नहीं करें क्योंकि आपकी बुक में भी डिस्कस नहीं है, लेकिन ये लेटर और मैं डिस्कस करूँगी जब FSC का डिस्कस करूँगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करेगा। जब ये ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, लूज़ होगी, और वो किस फॉर्म में सिंथेसाइज हो जाएगी, ATP बनाने में। ATP बनाने में इसको यूज़ कर लेंगे। अब बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से हैं, फ्रॉम दीज FADH2 एंड NADPH। FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेगा तो क्या बनाएगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे, इसके ट्रांसपोर्ट होंगे तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो एनर्जी वापस प्रोडक्शन हुई है। तीसरी बात जो लास्ट है ETC की, इसके एंड में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कि कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ। हमने पढ़ा था ना रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन का प्लस है यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा तो H2 बना देगा, इसके साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाएगा, जो कि फाइनल था रिस्पायरेशन का। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। कीप कनेक्टेड विद मी, और इंशाल्लाह अभी कुछ वीडियोस और मैं अपलोड करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पे, और उसके बाद में जब FSC को स्टार्ट करूँगी तो FSC में मैं इन तीनों टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।